प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुश आमदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले इत्तेहादी हुकूमत धमकियों तक महदूद, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का आगाज कर दिया, पोलिंग 14 मई को होगी, पंजाब में इंतखाबात का शेड्यूल जारी। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली में 3 रुकनी बेंच के खिलाफ करारदाद लाने का ऐलान कर दिया। क्या हुकूमत इलेक्शन के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन को फंड्स देगी? इसके अलावा बात करेंगे इलेक्शन वक्त पर होंगे, मरियम नवाज का सुप्रीम कोर्ट का अक़लियती बेंच फैसला ही मानने से इनकार, मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजने पर मरियम नवाज अदलिया पर बरस पड़ी, इमरान खान की जीत में बाजवा, फैज और साकिब निसार के किरदार का फिर इल्जाम, क्या नून लीग 14 में इलेक्शन में पीटीआई का मुकाबला कर पाएगी? इसके अलावा बात करेंगे ज़राई मुल्क में अवाम आटे के थैले के चक्कर में मारी गई, इमरान खान ने $1 अरब जबकि नून लीग ने अब $70 करोड़ की गंदम दूसरे मुल्कों से मंगवा ली। मुल्क में घोड़े खच्चरों की कमी, बाहर से मंगवाने पड़ गए, मुफ्त आटा लेने वाले 80% लोग गैर मुस्तहिक, कौमी असम्बली में रियाज मजारी ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। इसके अलावा बात करेंगे साल 2022 में कौमी और सूबाई असम्बलियों के ज़िमनी इंतखाबात पर $1 अरब 6 करोड़ रुपए के अखराजात का इंकशाफ हुआ। इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स क्या हैं ये भी कोशिश करेंगे आपके साथ शेयर करें। और एक्सक्लूसिव गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एजाजुल हक साहब, उनको हम खुश आमदेद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। एजाजुल हक साहब, आप अभी जैसे प्रोग्राम ऑन एयर होने से पहले क्लासेस आप कह रहे थे कि आपको आपके साथ गुफ्तगू में हमेशा बहुत मजा आता है क्योंकि बहुत क्रिस्प किस्म की डिस्कशन होती है और बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड किस्म के आंसर्स आते हैं। तो आज भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो मैं पहला सवाल करने लगी हूँ वो थोड़ा सा इसी तनाजुर में लीजिएगा कि आप बड़े अच्छी तरह से जानते हैं और जनरेशंस का ताल्लुक है शरीफ फैमिली के साथ आपका। ना सिर्फ ये कि उनकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को आप बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकते हैं बल्कि उनकी साइकी को भी समझते हैं। मौजूदा जो क्राइसिस इस वक्त है और जो उन्होंने एक स्टांस लिया हुआ है कि जुडिशरी को निशाने पर रखा हुआ है, कह रहे हैं फैसला मानने से इनकार और इस किस्म की बातें सामने आ रही हैं, एक्चुअल स्ट्रैटेजी क्या होगी? क्या करेंगे? ये बुलेट लेने के लिए तैयार हैं या व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू? देखिए, उनकी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है और वो 35 साल से ज़्यादा अरसा हो गया उनको इस मुल्क की सियासत के अंदर और वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि उतराव चढ़ाव कैसे आते हैं। इस वक्त उनको मालूम है कि उनकी क्या पोजीशन है पब्लिक के अंदर और इलेक्शंस उनको सूट नहीं कर रहे। और जितने पोल्स हुए हैं उन्होंने खुद भी करवाए हैं और दूसरे पोल्स जो हैं वो अभी एक ही नुक्ते पे काम कर रहे हैं और वो नुक्ता ये है कि उनको कोई स्टॉप गैप अरेंजमेंट मिल जाए 1-2 साल के लिए, चाहे मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए, आइन सस्पेंड हो जाए या कोई अबूरी टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत आ जाए एमरजेंसी लगाकर या जिस तरह भी, क्योंकि उनका ख्याल है कि लोगों का हाफजा बड़ा कमज़ोर है और वो 2 साल के बाद भूल जाएंगे कि क्या फिर बराबर हो जाएंगे इमरान खान या अपोजिशन और हुकूमत बराबर हो जाएगी। इस नुक्ते को सामने रखते हुए देखें उन्होंने अदलिया को कंट्रोवर्शियल कर दिया, अदलिया ने अपने आप को कंट्रोवर्शियल कर लिया। अभी तक मेरे सामने कोई ऐसा फैसला नहीं आया जो कि मैं ये कह सकूं कि ये 4-3 का फैसला। एक ही फैसला हमारे सामने आया है, कौम के सामने आया है, जो 5-3 का 5 रुकनी बेंच का है, जो 3-2 का फैसला है। 3-2 का तो फुट नोट आते रहते हैं, फुट नोट जाते रहते हैं। हर फैसले के नीचे एक आधा फुट नोट, एक आधा डिसेंटिंग नोट जो है वो नीचे आता है, लेकिन वो फैसला नहीं होता। फैसला वही होगा जो एक बेंच का होगा। अच्छा, दूसरी बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि 15 में से एक जज ने भी ये नहीं कहा कि 90 दिन में इलेक्शन ना हो। अक्रॉस द बोर्ड सब कह रहे हैं जी कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए। कंट्रोवर्सी इस बात पे है कि सुओ मोटो लेना चाहिए था कि नहीं लेना चाहिए था। इस पे बहस हो रही है सारी और इसी पे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाने की कोशिश की गई है कि चीफ जस्टिस जो है वो सुओ मोटो ना ले सकें और 3 जज जो है वो बैठकर फैसला करें। तो अब जो फैसला आ गया है इसको अगर हम 200-300 लोग ले जाएं अपने जलसों में, उनको हम काले कोट पहना दें और फिर जो हमारे मुंह में आए हम बोलना शुरू कर दें, तो फैसले इस तरह तो नहीं बदला करते। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को चाहिए
अच्छा, अब मैं जरा थोड़ा सा मतलब अच्छी बात की तरफ आता न पहले बुरी बात कह हूँ। रहे ये जी। भी नहीं, मैं ये बात तो वो भी सही थी, लेकिन मैं अच्छा, ये कह रहा था पॉजिटिव कि मतलब पॉजिटिव बात कहना चाह रहे हैं आप। जिस तरह वो वन साइडेड बात कर रहे थे, अगर मैं भी वन साइडेड ही शुरू हो जाऊं वाह, तो बड़ी खूबसूरत नतीजा बात कोई की। नहीं निकल। अच्छी बात किया आपने, वेल सेड सर। देखें, अच्छा। मैं इस वक्त ये चाहिए, हुकूमत अगर सिंसियर है अक्टूबर में भी इलेक्शंस कराने के लिए, जो मुझे अब शक होना शुरू हो गया है कि ये शायद डिफाई करेंगे और ये मुल्क में आइन को सस्पेंड करवाएंगे, और कोशिश इनकी होगी कि मुल्क में या मार्शल लॉ लग जाए या कोई स्टॉप गैप अरेंजमेंट आ जाए। आज भी अगर ये कहें, और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ खिलाफर साहब सर कि बैठ जाएं, 3-4 मेंबर अपने दे दें, 3-4 मेंबर हम ले आते हैं और बैठकर बात करते हैं, कोई इलेक्शन की डेट दे दे, इकट्ठे इलेक्शंस करवा देते हैं। नहीं, मतलब आप अदलिया कह रहे भी हैं इस पे इनकार नहीं करेगी। अक्टूबर में इमरान खान साहब राजी हो जाएंगे कि एक साथ करवाएंगे, कौमी असम्बली के भी, ये पंजाब के भी और केपी के एक साथ होंगे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी तरफ से रजामंदगी है कि अक्टूबर में सारे इलेक्शन एक साथ कराए जाएं? देखिए, मैं अक्टूबर की बात नहीं कर सकता, लेकिन जब बैठेंगे तो हो सकता है अक्टूबर भी हो जाए। अच्छा, मैं तो अभी ये कह रहा हूं कि 90 दिन आ रहे हैं 14 मई को, आप इसको थोड़ा आगे ले जाएं, उसको थोड़ा सा पीछे लाएं, कोई बीच का रास्ता निकाल कर सारे इलेक्शंस एक साथ करवा दें। देखिए, चीफ जस्टिस ने पहले अल्फाज क्या कहे थे, उन्होंने कहा था अगर आप आपस में बैठ जाएं तो हम थोड़ी सी ताखीर कर देंगे, आप बैठकर फैसला करके हमारे पास ले आए, हम उसे कबूल कर लेंगे। आज भी अगर ये सिंसियर हैं इलेक्शंस करवाने में तो ये बैठ जाएं, और मैं समझता हूं कि बीच का रास्ता निकल आए। आपने बड़ी अच्छी बात की है सर, पॉजिटिव बात की है, ये भी इसको डेडलॉक को ब्रेक करने का रास्ता भी ये। लेकिन ये जो साइड है हुकूमत की, वो कहते हैं, जब हम कहते थे इमरान खान साहब से कि आप आएँ हमारे साथ बैठें बातचीत करें, तो खान साहब कहते थे चोर डाकू हैं, मैं नहीं बैठूंगा, मैं पार्लियामेंट में नहीं बैठूंगा, मैं मुज़ाकरात नहीं करूंगा, मैं हाथ ही नहीं मिलाऊंगा, इनसे तो बात ही नहीं हो सकती। अब वो कहते हैं जनाब कि जब हमने सारा अपना कोई सिस्टम बना लिया है, चीज़ें एक का साल हमने कर लिया है, खान साहब उसके बावजूद हमें टॉपल नहीं कर सके, उनकी अनपॉपुलरिटी अपनी जगह पे, तो वो कहते हैं अब खान साहब को लग रहा है कि मैं अगला इलेक्शन जीतता हूँ तो हमसे बातचीत के लिए तैयार है। तो आप क्या समझते हैं कि पहले इमरान खान साहब की एक उनकी ईगो थी, पहाड़ जैसी ईगो, अब इनकी जो है तो ये हिमालय जैसी ईगो इन्होंने डेवलप कर लिया, इन मरियम साहबा ने या इन नवाज शरीफ साहब ने। सो इट्स ए क्लैश ऑफ द ईगोस। पहले खान साहब नहीं मानते थे, अब मेरा ख्याल है ये नहीं मानेंगे सर। मैं क्लासर साहब मुतअद्दिद मर्तबा ये बात कह चुका हूँ कि सारा झगड़ा ही ईगो का है। वेरी ट्रू सर। और मैंने कहा यार, आप अपनी ईगो अपने पास रखें। क्या पाकिस्तान से बड़ी है आपकी ईगो? चाहे कोई भी हो, देखें ना, पाकिस्तान से तो बड़ी नहीं है ना, अपने से बड़ी रखें जरूर। ट्रू। आप किसी से हाथ ना मिलाएं, किसी को आप किसी से बात ना करना चाहें, लेकिन जब मुल्क की बात आ जाए तो फिर मैं समझता हूँ कि सबको इकट्ठे बैठना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान की मईशत की बात है, पाकिस्तान की इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर जो जगह थी वो हम लूज करते जा रहे हैं दिन ब दिन। इस वक्त हमारे देखें, इकोनॉमी को देखें, एक्सपोर्ट्स को देखें, रेमिटेंसेस को देखें, महंगाई को देखें, बेरोजगारी को देखें, बिजली को देखें, गैस को देखें, तो खुदारा जितना हम खराबी की तरफ जाएंगे, जितना हम झगड़े की तरफ जाएंगे, उतने हालात मजीद खराब। अच्छा सर जी, जो असल सवाल था ये इनका रबिया का, मैं उस पर वापस आता हूँ। बड़ा अहम सवाल था। आपने क्योंकि शरीफ फैमिली को बड़ा करीब से देखा है, उनकी हुकूमत में वजीर भी रहे हैं, बड़ा आपके घरेलू तल्लुकात भी रहे हैं, वो अपने आप को जनरल ज़िया साहब का जानशीन भी कहते थे, वेरी क्लोजली आप उनको जानते हैं, देखा भी है। क्या इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो हैं 11 अप्रैल के बाद वो अपने आप को वो जाके सुप्रीम कोर्ट के साथ उसी तरह की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होंगे जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने लड़ी थी और डिसक्वालीफाई हुए थे, या ऑलरेडी शरीफ फैमिली में नवाज शरीफ साहब जो हैं वो डिसक्वालीफाई हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट से? तो क्या शहबाज शरीफ साहब भी रिस्क लेंगे, या आपका ख्याल है अगले 3-4 दिन जस्ट यहाँ पे बुलिंग वगैरह की जाएगी, मैसेजिंग की जाएगी, स्टेटमेंट आएंगे, करारदादें होंगी, लेकिन अल्टीमेटली वो जाकर वो सुप्रीम कोर्ट जो कह रही है वही कुछ करेंगे? आपकी रीडिंग क्या कहती है? एक और शरीफ जो है नवाज शरीफ के बाद वो अपने आप को डिसक्वालीफाई करवा लेंगे, क्योंकि ये हालात उसी तरफ जाएंगे अगर वो नहीं मानते। अगर नहीं मानते तो हालात उसी तरफ जाएंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज शरीफ साहब को मजबूर किया जा रहा है। देखे ना, शहबाज शरीफ साहब को मजबूर किया जा रहा है कि वो कन्फ्रंट करें ना। उनको कौन कर रहा है सर? पीडीएम के, ये उनको कौन के साथ मजबूर कर रहा है सर कन्फ्रंट करने का? देखें, एक तो पीडीएम के अंदर चंद एक जमातें हैं जो कि ये कोशिश कर रही हैं, उसमें मौलाना फजल रहमान साहब को मैंने सुना जिन्होंने वो एलानिया पढ़ा
मीटिंग के बाद, क्योंकि वजीर आजम नहीं पढ़ सकते थे वो। और इसी तरह से जब अब पीपल्स पार्टी के अंदर से भी जो आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं, जो कि उनके सीनियर रहनुमाओं की नहीं है, इत्तेजाज एहसन और लतीफ़ खोसा साहब और दीगर एक लाइन है, लेकिन जो जरदारी साहब की पार्टी है वो ज़रा भी कोई हार्ड स्टांस ले रही है अदलिया के खिलाफ कि अगर आप सियासत कर रहे हैं तो हमें सियासत आती है, हम आपसे बढ़कर सियासत करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि अगर और शहबाज शरीफ साहब इस वक्त होस्टेज हैं पार्टी की सीनियर नायब सदर के हाथों में, जो हर दूसरे दिन कभी जजेस की तस्वीरें लेकर चली जाती हैं, कभी वो चंद वकला को इकट्ठा कर लेती हैं, जिसमें से आधे उनके वर्कर थे जिनको काले कोट पहनाए हुए थे और आधे वकला थे, मुझे मालूम है इस बात का। तो वहां पर वो खड़े होकर फिर जहां पे जो जजेस की देखें, आप मरियम नवाज साहिबा की बात कर रहे हैं सर, आप मरियम नवाज साहिबा का आप हवाला दे रहे हैं। जी जी जी, एक ही सीनियर नायब सदर हैं पार्टी की, पहले इसमें शायद खकान थे मेरा ख्याल, शायद खकान अब्बासी साहब होते थे जी। अब मेरे ख्याल में उन्होंने इतिहाद डाल दिए अपने और हैंड ओवर कर दिया इनको। तो ये गुफ्तगू जो हो रही है, ये मतलब एक किसी वजह से हो रही है ना। क्या कोई सियासतदान जो चाह रहा हो कि हम इलेक्शन में जा रहे हैं, नहीं, क्या वो इस तरह की अल्टीमेटली सर फैसला तो शहबाज शरीफ साहब ने करना है कि उनका, वो कहते हैं नेक इज एट स्टेक, उनकी है ना, मतलब उन्हीं को ये कंसिक्वेंसेस फेस करने हैं ना। वो मरियम साहब ने करने हैं, नवाज शरीफ साहब पहले कर चुके हैं, गिलानी साहब, जरदारी साहब, बला बला जो भी हैं वो तो साइड पे हैं। तो अल्टीमेटली जो इसके कंसिक्वेंसेज हैं वो तो शहबाज शरीफ साहब को फेस करने हैं। तो वो क्या करेंगे, वो अपने इसके पार्टी के लिए, भाई के लिए, पार्लियामेंट के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो वो समझते हैं कि हम पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो खड़े होंगे, आप उनको जानते हैं करीब से, स्टैंड लेंगे, या आखिर पे तो वो भी उस पर बैठ जाएंगे कि छोड़ो यार, क्या अपने आप को आके डिस्क्वालीफाई मुस्तकिल कराना पॉलिटिक्स के लिए, जैसे गिलान साहब 5 साल के लिए हो गए थे। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि वो चाहेंगे, लेकिन अगर उन्हें मजबूर किया जाएगा और सब तरफ से ये कहा जाएगा तो वो ये करेंगे। देखें, लड़ाई पार्लियामेंट की अगर लड़नी है तो पार्लियामेंट को मजबूत करें, कॉन्स्टिट्यूशन की लड़नी है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल दरामद करें। एक जज ने भी नहीं कहा, कहीं से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता कि 90 डेज से आप फेरा फेरी कर सकते हैं। डिस्क्रिशनरी पावर है चीफ मिनिस्टर की, जब वो चाहे, प्राइम मिनिस्टर चाहे असेंबलियां तोड़ सकता है, चाहे मैं एडवाइस करूं उसे, चाहे पार्टी का कोई लीडर उसे एडवाइस करे, असेंबली उसी के दस्तखत से टूटेगी। और किसी ने जाके चैलेंज नहीं किया कि ये असेंबली जो है वो गलत तोड़ी गई है। फिर हमारे सीनियर वकला, जी 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 जी, मैं एक आखिरी बात ये आपको बता दूं, फिर सवाल आप कर लें सर, कि इतने सीनियर वकला के जिनको मैं मतलब सारे काम छोड़ के सुना करता था, उनको जब मैंने ये सुना, जो कि मतलब हुकूमत का हिस्सा भी है और अब उन्होंने इस्तीफा दिया इलेक्शन कमीशन का केस लड़ने के लिए, वो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तो दे दिया, मैं देखूंगा ये किस तरह इम्प्लीमेंट करेंगे। यानी ये किस किस्म का चैलेंज है, मुझे समझाएं आप। वेरी ट्रू सर। अच्छा सर, अभी आपने एतजाज साहब की और उनके खोसा साहब की बात की, लतीफ़ खोसा साहब की, एक व्यू ये भी है कि पंजाब से क्योंकि पीपल्स पार्टी फारिग हो गई है, ना वो आप वहाँ से पंजाब में कोई हुकूमत बना सकते हैं, ना इलेक्शन जीतने की पोजीशन में है, ना वहाँ से सेनेटर्स के तौर पर आते हैं, क्योंकि आपको याद होगा एतजाज साहब या ये खोसा साहब मोस्टली जो हैं ये सेनेटर बन के आते थे। सो उनको वहाँ पे पार्टी में फ्यूचर नहीं लग रहा आपके, पीपल्स पार्टी इज ऑल ओवर एज फार एज पंजाब इज कंसर्न। सो उनके पास क्या ऑप्शन है कि अगर उन्होंने गवर्नर लगना है दोबारा पंजाब का, या अटॉर्नी जनरल लगना है, या उन्होंने वजीर लगना है, तो फिर उन्होंने इधर उधर तो देखना था। सो एक रियलाइजेशन है कि इमरान खान साहब के कैंप में जाने की वजह एक ये भी है कि अपने आप को रेलिवेंट रखा जाए, लाइमलाइट में रखा जाए, और कल को इमरान खान साहब जो हैं अगर वजीर आज़म बनते हैं तो साहब ज़रा ही इज इन ए पोजीशन टू बेनिफिट देम। सो एक ये भी एक इस पे तस्वर है कि उसमें वो कहते हैं ना, ये इनकी मोहब्बत जो है ये खान साहब के लिए या उनके लिए, तो उसमें उनके अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स हैं, बिकॉज उस पीपल्स पार्टी तो ख़त्म है पंजाब में। सो अपना फ्यूचर जो है वो इमरान खान साहब के साथ देखते हैं, लिहाजा वही लाइन लेते हैं वो। देखें, एक वकील जो इतना नामवर वकील हो और सारी उम्र उसने वकालत की हो और इस स्टेज पे पहुंचा हो कि जहां मतलब सेहत भी साथ ना दे रही हो, तो क्या वो ये चाहेगा कि मैं आइन और कानून और के खिलाफ बात करके शायद कोई दो पब्लिक के अंदर कुछ अपना इमेज बना लूंगा? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी बात है। ये उनके दिल की आवाज है जो निकल रही है। इजाज भाई, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, हम सहाफियों और सियासतदानों के बारे में कहा जाता होता है ये कभी रिटायर नहीं होते, अल्लाह मियाँ रिटायर करे तो करे, खुद से इन्होंने कभी नहीं होना होता, ना सहाफी होता है ना सियासतदान होता है, ये बात तो आप मानेंगे। हम तो आखिरी दम तक अपनी फील्ड में रहते हैं और लाइमलाइट में रहने की कोशिश करते हैं सर।
नहीं नहीं, ये बात तो मैं मानता हूँ आपकी, मतलब कि सियासतदान कभी रिटायर नहीं होता, हम सहाफी भी नहीं आखिरी दम होते तक उसकी ख्वाहिश होती है। सर। हाँ, साफियों का भी ऐसे ही होगा, ये आपको ज्यादा मालूम होगा इस आप बारे भी में। जानते हैं सर, मैं सबको, मैं आपकी दोस्त हैं नहीं सबके नहीं, साथ। आज तक आपने किसी को रिटायरमेंट न लेते देखा है, सहाफी को, एंकर को, कि बस यार काफी हो गया तो मैं अब थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहता हूँ? मैंने तो नहीं देखा अपने 30 सालों नहीं, में सर जर्नलिज्म में सर। अभी तक तो बिल्कुल नहीं देखा, बिल्कुल जी सही सर। बात अच्छा, है। एनीवे सर, आप बात कर रहे थे, सॉरी मैं आपकी बात काटी। जी सर। देखिए, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मौजूदा सूरत हाल से इस हमें बाहर निकलना चाहिए, बजाय कि ये मजीद महाजराई हम करें। इससे किसी का फायदा नहीं होगा, सबका नुकसान होगा। देखिए, और दूसरा जो तासुर दिया जा रहा है, वो तासुर जिस दिन जाहिल हो गया ना, तो मौजूदा हुकूमत को फिर समझ नहीं आएगी कि इनके साथ क्या हो रही है। ये तासुर ये दे रहे हैं कि जी हमें हमें किसी की पुष्पनाई हासिल है, और उस डिक्टेट कर रहे हैं कि तराजू के पलड़े बराबर नहीं होंगे तो इलेक्शंस नहीं होंगे, जब कोई वापस नहीं आएगा जब तक, तो तब तक इलेक्शंस नहीं होंगे। इलेक्शंस अक्टूबर में ही होंगे, सुप्रीम कोर्ट 90 दिन कह दे या 120 दिन कह दे, हमने नहीं मानना। तो जिस दिन मतलब कि जो आज ए पॉलिटिकल हैं और बिल्कुल ए पॉलिटिकल रहना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको एक और बात भी बताऊं जो मेरा अपना मुशाहिदा है, सर। तो उनको हम इतना पुश ना करें कि उनको ये कहना पड़ जाए यार कि अपने अपने पुट योर हाउस इन ऑर्डर। अच्छा, आप क्योंकि खुद, लेकिन अब आप खुद इतनी बड़ी मिलिट्री बैकग्राउंड से हैं, आपके वाले साहब साहब ज़ाहिर इस मुल्क के प्रेसिडेंट रहे हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं, लॉन्गेस्ट उन्होंने सर्विंग है। आपकी अपनी एक रीडिंग भी होती है आर्मी के बारे में, बहुत सारा मिलना जुलना होता है जिस फौजी घर से आप आते हैं। आपको क्या लगता है इस वक्त, आपके तल्लुकात भी हैं साहब ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट में, कि इस वक्त ये पुष्पनाही जिसकी आपने बात की है कि इनको पुष्पनाही का तस्वर दे रहे हैं, वाकई पुष्पनाही है इनको जिसकी वजह से ये खड़े हो गए हैं, बोल्ड हो गए हैं, डिफेंस दिखा रहे हैं और पार्लियामेंट में करारदादा भी ला रहे हैं, कैबिनेट के जरिए फैसले भी वो उड़ा रहे हैं, वाकई है या तस्वर दिया जा रहा है पुष्पनाही का एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इनको? मेरा ख्याल है कि जब उन्होंने कह दिया कि हम ए पॉलिटिकल हैं तो ए पॉलिटिकल हैं। जो माजी के अंदर हो गया, इनके लिए बहुत फायदे हो गए, इनके केसेस खत्म करवा दिए गए, इसाक डार साहब वापस आ गए, मरियम नवाज के क्लियर हो गए। उस वक्त वो ए पॉलिटिकल, मेरे ख्याल में आधे ए पॉलिटिकल थे, आधे नहीं थे। अच्छा अब जो अलमिया है ना, अलमिया मैं बताऊं आपको क्या, सर। अब पाकिस्तान की तारीख को थोड़ा सा देखें और इसको बुरा बनाए बगैर मैं ये बात करना चाह रहा हूँ जी जी। कि पाकिस्तान में जब भी ऐसा मौका आया, जबकि कोई गवर्नमेंट अनपॉपुलर हुई या उसके खिलाफ कोई बहुत बड़ी महाजराई हुई, तो वहां पर मार्शल लॉ लग गया। 1977 की बात ले लेते हैं। जी उसके बाद आ जाए आप 1999 में आ जाए, उस वक्त भी दो ताई अक्सरियत थी, एक पॉपुलर लीडर अपने आप को कह रहे थे, लेकिन कारगिल का इशू आ गया और जहाज के अगवा का आ गया, और एक परसेप्शन सा ऐसा बना कि फौज को इंटरवीन करना पड़ा। ये दो वाकयात ऐसे आए, मतलब रिसेंट हिस्ट्री में। बाकी क्या होता रहा कि बाकी 88 से लेके 99 तक जब भी 58(2) भी इस्तेमाल हुआ या कोई और तरीका हुआ तो इलेक्शंस हो गए उस वक्त। ये पहली मर्तबा हुआ है रऊफ लासरा साहब के एस्टेब्लिशमेंट को remaining within the parameters of the constitution, staying apolitical, तासुर ये दिया जा रहा है कि they are standing next to an unpopular government, और जिसकी वजह से उन पे भी बहुत ज्यादा बोझ जो है वो आ रहा है, और सोशल मीडिया और इसके जरिए, क्योंकि ऐसा माजी के अंदर कभी नहीं हुआ। सही, ट्रू। अच्छा सर, आपने भी बात की, आपने सर भी बात की 77 के इलेक्शन की। साहब ज़रा, आप तो उस वक्त जो भी फैसले हो रहे थे आप उसके ज़िम्मेदार भी नहीं हैं, और आप अपना अगर स्टूडेंट लाइफ में आप होंगे यकीन दो, लेकिन अब क्योंकि पॉलिटिक्स में हैं, एक उसको स्टूडेंट ऑफ ये पॉलिटिक्स के ये तौर पर मैं आपसे ज़रूर ये सवाल ये पूछूंगा। आप क्या समझते हैं कि आज जैसे आपने अभी कहा कि इलेक्शन को डिले करने की कोशिश की जा रही है, इलेक्शन शायद नहीं होंगे, आगे ले जाएंगे, तो सेम ऐसे था जनरल ज़ियाउल हक साहब ने भी वादा किया कि मैं 90 दिन में इलेक्शन कराएंगे, उन्होंने भी डेफर किए थे और फिर 8-10 साल इलेक्शन नहीं हो सके थे। तो हाउ डू यू व्यू दैट कि जनरल ज़िया साहब का फैसला वो ठीक था, आज अगर ये करते हैं तो ये गलत होगा? इन दोनों में क्या डिफरेंस आपको नजर आता है सर? देखिए, वो सर्कमस्टांसेस उस वक्त के ऐसे थे कि जो सारी ऑपोजिशन थी उनके साथ बैठ गई थी जी, और उनका उस वक्त यही हाल था। मेरा ख्याल है कि उनका उस वक्त यही हाल था जो इस वक्त पीडीएम की हुकूमत का, और वो बार बार ये तासुर दे रहे थे कि जी इलेक्शन
पहले एहतसाब कराएं फिर इंतखाबात कराएं। तो वो 77 जुलाई से पोस्टपोन होते होते 1979 दिसंबर आ गया, जबकि रशिया जो है वो अफगानिस्तान में आ गया और फिर एक नई बॉल गेम जो थी वो इस खत्ते में शुरू हो गई जी तो उस वक्त भी अगर मेरा ख्याल है माहौल इतनी कशीदगी ना पैदा की जाती जितनी कशीदगी पैदा कर दी गई, क्योंकि मुझे याद है कि जब पहली मरतबा मरी से प्रिंस हसन आए हुए थे जी जॉर्डन के, क्राउन प्रिंस थे उस वक्त वो, तो भुट्टो साहब को रिलीज किया गया था और वो यहाँ से ट्रेन में लाहौर गए और वहाँ जाते ही 2-4 पेट्रोल पंप जल गए और एक अजीब सी फिजा पैदा हो गई थी। तो मैं उस वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हाउस जो मरी में था, मैं वहाँ मौजूद था और प्रिंस हसन आए हुए थे, उनका खाना था गवर्नर हाउस में। तो मेरे वालिद ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को, मैं वहाँ मौजूद था उस वक्त, जनरल इम्तियाज होते थे जो उनके एमएस थे, उनके साथ ही थे उस वक्त वो, जी उनको फोन किया और उन्होंने भुट्टो साहब से बात करवाई और मेरे वालिद साहब ने कहा कि देखें, मैं ये उनके अल्फाज थे जी कि मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मुल्क के अंदर मेहमान आए हुए हैं, आपको हमने रिलीज किया इस ख्वाहिश से कि आप पुरअमन रहते हुए हम आगे की तरफ जाएंगे, लेकिन जो आपने आज किया है, तो सर कह के उन्होंने बात की थी, मुझे अच्छी तरह याद है। तो उन्होंने कहा कि सर देन वी विल हैव टू डील विद यू, आई विल हैव टू डील विद यू लाइक एन आर्मी ऑफिसर। जी तो भुट्टो साहब ने आगे से कहा अच्छा ठीक है, अगर आप ये कह रहे हैं तो फिर मुझे वक्त दें, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। और उसके 2 दिन के बाद फिर वो आए, जतोई साहब की गाड़ी थी मर्सिडीज, जिसमें वो आए और वो फिर 3.5 घंटे तक वो आर्मी हाउस में उनके साथ रहे और उनकी गुफ्तगू होती। तो अगर उस वक्त भी माहौल इस तरह से कशीदगी ना पैदा होती तो मैं समझता हूँ कि मामला। अच्छा सर, लास्टली हालांकि आपसे मेरा बड़ा दिल चाहता है कि बड़ी लंबी बात कीजिए, यू आर लॉट ऑफ थिंग्स टू टेल एंड शेयर एंड एज ए साइड यू आर ब्लंट ऑनेस्ट और अपनी ओपिनियन आप रखते हैं। ये 2 दिन पहले, ये 4 अप्रैल था, साहब भुट्टो साहब की फांसी की एनिवर्सरी थी। आज डाउन द ईयर्स, आफ्टर मैनी ईयर्स, आप क्या समझते हैं कि भुट्टो साहब को, जो आपके वाले साहब का उनको मतलब जिम्मेदार समझा जाता है, भुट्टो साहब को फांसी देना जो है वो जनरल ज़िया साहब का ठीक फैसला था? आज आप क्या फील करते हैं? मुझे सबसे ज्यादा जो उस पर अजीब बात लगी ना, वो शहबाज शरीफ साहब की तकरीर थी। मैंने कहा अगर ये वो अपने भाई की तकरीर सुन लेते जो उन्होंने की थी चंद साल पहले, 17 अगस्त में 1996 की थी या 97 की थी जी। तो ये बात वो ना करते थे कि ये तारीख का हिस्सा है, एक जजमेंट थी, उस पर आप एग्री कर सकते हैं, उससे डिसएग्री कर सकते हैं, उसको आप रिव्यू में ले जा सकते हैं। तो जो भी मतलब उस वक्त लेकिन एक बात मुझे मालूम है कि जो प्रेशर किसी पे नहीं था, अगर था तो वो होगा, लेकिन वो जो जस्टिस साहब थे, मेरा ख्याल है क्या नाम था उनका, जो चेयरमैन रहे पीसीबी के भी, जिन्होंने बाद में कहा था कि हमें बहुत से प्रेशर, वो थे जस्टिस नसीम हसन शाह साहब, चीफ जस्टिस भी रहे जी। मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, वो मेरे ख्याल में जस्टिस खोसा साहब के साथ उनकी हिस्सेदारी भी थी, ये सुसर है मेरी उनसे बहुत सी मुलाकातें हुई। उस वक्त वो पीसीबी के चेयरमैन थे और हुकूमत तब्दील हो गई फौरन, तो वो उन्होंने कुछ ना कुछ कहना था, क्योंकि उनको बहुत मजा आ रहा था उस वक्त नजम सेठी साहब की तरह पीसीबी के चेयरमैनी के सैरें करने के लिए और जगह जगह मैच देखने के लिए। तो इतने सालों के बाद उनको वो याद आया कि हाँ यार, हम पे बहुत ज्यादा प्रेशर था। तो ये चीजें जो है ना, मतलब ये तारीख का हिस्सा, मैं इस पे क्या कह सकता हूँ कि क्या हुआ, क्यों हुआ। कोर्ट भी मौजूद है, ठीक है, मतलब वहाँ पे कई साल, कह रही 10 साल से हमारी पिटीशन पड़ी हुई है, यहाँ ये कहते हैं बार बार। तो मैं कहूँगा कि उसे सुन लिया जाए एकदम यार, बड़ी क्योंकि रिव्यू जो हुआ जी 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 जो रिव्यू हुआ उसमें अगर स्प्लिट डिसीजन था तो रिव्यू में यूनानिमस डिसीजन। जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये बड़ा मुश्किल साहब ज़ाहिर है बैठ के माजी के, जहाँ पे आप जिसका हिस्सा ना हो प्रोसेस का, उसको देखना, फिर उसको इवेल्युएट करना बड़ा मुश्किल मेरा ख्याल होता है। बट एनीवे, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया और ये बड़ी खुलकर बातें की। थैंक्स अ लॉट सर।
जी बहुत शुक्रिया इजाजुल हक साहब हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद क्लास साहब सुप्रीम कोर्ट आज कौमी असम्बली में एक रिपोर्ट पेश हुई है और उसमें बड़े अजीब से वो घोड़े गधे जो हमने जी बाहर से मंगवाए हैं, मैं तो क्लास साहब सोच में पड़ गई कि इसका कंजम्पशन क्या है। वैसे मजे की चीज है, घोड़े गधे पाकिस्तान ने बाहर से मंगवाए हैं, जरा वो बढ़िया चले। अभी हालांकि मतलब होने तो नहीं चाहिए थे, खुद कफील है माशाल्लाह हम इनके इसके ऊपर बात करेंगे और ये इसके अलावा पॉलिटिकल डिस्कशन को भी थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। इजाजुल हक साहब ने जो गुफ्तगू की है उस पर आपका क्या तबसरा है। ब्रेक के बाद डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक क्लास साहब। बड़ी एक जिस तरह से ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि बड़ी एक इंकशाफात हुए हैं, कौमी असम्बली में रिपोर्ट पेश की गई जिसमें कहा गया है कि बाहर के मुल्कों से हमने ये घोड़े मंगवाए हैं और गायें मंगवाई हैं, गधे भी मंगवाए हैं, ये कुछ भेजे भी कमी हो कुछ भेजे भी हमारा कमी हो गई थी उसकी उन चीज़ों की। इमरान मकराना आपको पता है हमारे बड़ा इज़ वन ऑफ माई फेवरेट जर्नलिस्ट हैं, बड़ी अच्छी कवरेज करते हैं पार्लियामेंट से, बड़ी बड़ी मज़े की चीज़ें इमरान ले आता है। आज जो ले आया ना इमरान स्टोरी ले आया, दैट्स वेरी मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी कि पाकिस्तान ने या ये 2019 से लेके 2021 3 साल जो पिछले थे 21-22 का जो ईयर था उसमें तकरीबन 7 बिलियन के करीब पाकिस्तान ने बाहर से ये मतलब गधे मंगवाए हैं, घोड़े मंगवाए हैं, फिर उसके बाद गाय मंगवाई हैं और फिर इसमें बुल्स हैं, बुल्स मंगवाए हैं, शीप वो मंगवाई हैं। सो अब जिन जिन मुल्कों से मंगवाई हैं वो बड़ी मजमत 7 बिलियन की। हालांकि हमारा अपना मुल्क जो है आपको पता है कि हम कहते हैं एग्रीकल्चर को सुनते जाएं, वीट चलो ये भी बताता हूँ साथ में। इमरान खान साहब के दौर में गंदम जो है $1 बिलियन की ये गंदम पाकिस्तान में उन्होंने इमरान खान साहब ने मंगवाई थी, शॉर्टेज हो गई थी और पहले बाहर भेजी थी हमने, आपको याद होगा बहुत थी गंदम। उसके बाद इनके दौर में शहबाज शरीफ साहब के दौर में अब तक $77 करोड़ की मंगवा चुके, मतलब ऑलमोस्ट $2.25 अरब ये डॉलर जो है हमने गंदम पे लगे हैं, जो कि प्रोडक्शन खत्म हो गई है। ये देख लें जो मैं जरी ये सारी खा गई, हाउस सोसाइटियां खा गई ना, जो मैं रोला डालता रहा पिटता रहता हूँ, ये कौम सरिया सीमेंट खाएगी भी। डॉलर है नहीं, दुनिया भर से उधार मांगते, उधार मारने के बाद गंदम आप बाहर से मतलब $2.25 अरब की आपने गंदम ले लिया, $2 अरब की काटन खरीदी हमने टोटल $10 अरब जो है इसमें पिछले 1 साल में हमने देखा। इमरान खान साहब का जो दौर था, इनके तो अभी आ रहे हैं ना ये कच्चा चट्टा, उस दौर में $10 बिलियन के हमने तेल, उसके बाद ऑलिव ऑयल मंगवाया हमने, फिर आपने वहां से आपको चीनी मंगवाई, फिर हमने उसको गंदम मंगवाई और काटन मंगवाई $10 अरब की इस मुल्क में, क्योंकि जरिए सोसाइटियां बनती जा रही हैं, सारी जमीनें उस पर बन गई हैं। खैर इसमें हम बात करते रहते हैं। अभी जो हमने मंगवाए हैं ना 7 बिलियन के, जो हमने खोते, गधे, ये बैल, बुल्स, फिर उसके बाद शीप वो हमने मंगवाई हैं इस मुल्क के लिए। वो हमने उस एयरलाइन से नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, उसका अर्जेंटीना, इसका ओमान है, फिर आपका किर्गिस्तान है, यूक्रेन है, उज़्बेकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और फिर अमेरिका से हमने गाय और बुल्स मंगवाए हैं। अफगानिस्तान से हमने भेड़ें मंगवाई हैं। अच्छा इसके बाद आगे आप चले जाएँ तो फिर अर्जेंटीना, बेल्जियम, यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, वहाँ से हमने इसके बाद ये खच्चर हो गए या घोड़े हो गए हमने वो मंगवाए हैं, यूनाइटेड किंगडम से मंगवाए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स से मंगवाए हैं। अच्छा फिर हमने इवन गाय मंगवाई है, यूनाइटेड स्टेट्स से मंगवाए, बुल्स मंगवाए हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। और हमने भेजा क्या है बाहर, वो मजे की चीजें हैं। हमने भी जनाब यहाँ से घोड़े गद्दे जो है ना बाहर भेजे हैं, हम मंगवा भी रहे हैं, घोड़े गद्दे बाहर भी भेजे हैं। अजीब सी ट्रेड है ना, देखिए मजे का काम हो। तो वहाँ पे हमने उसको कतर को भेजे हैं, फिर इसके बाद हमने स्वीडन को भेजे हैं, इराक को हमने कोई कैटल भेजे हैं। अच्छा बफेलोज जो है जापान को हमने भेजी हैं, हमने गधे भी भेजे हैं, मेरे ख्याल गधे भी भेजे हैं। साफ ज़ाहिर हमारे यहाँ मतलब प्रोडक्शन गधों की लेन देन मतलब गधों की हमारे यहाँ है। मैं गधे इस सेंस में कह रहा हूँ जो बेचारे, हालांकि मैं अगर समझें सबसे ज्यादा मुझे ना गधे पे बड़ा तरस आता है, सबसे ज्यादा काम भी करता है, ये मासूम जानवर है, काम करेगा सुबह से शाम तक। मैं खुद किसान का बेटा हूँ, मुझे पता है कि मतलब हमारे फील्ड में इसकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है। इवन जंगों में जब वर्ल्ड वॉर सेकंड लड़ी गई लंदन में था, अब ब्रेक ले लें, मैं आपको गधों का लंदन का एक वाक्य सुनाता हूँ वर्ल्ड वॉर सेकंड का, जिनकी मार्बल आर्च के करीब बकायदा याददाश्त बनाई गई है। जल्दी से वापस आते हैं, जरा वापस गधों के ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक क्लासेस। अब गधे का कोई वाकया आप सुनाने लगे थे। मैं वहाँ पे उस लंदन का जो हमारे दोस्त हैं वो
मेरा ख्याल है वो याद कर लेंगे। वहाँ पे मार्बल आर्च के करीब ना एक यादगार बनी हुई है जिस पे गधे घोड़े जो है ना परिंदे भी हैं, उनकी यादगार अंग्रेजों ने बनाई है। ये वो थे जो फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकंड वर्ल्ड वार में जो अलाइड फोर्सेस थी उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन करते थे इसकी वेपन्स की, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए, लंबे ट्रैवल के लिए। तो वो सारे के सारे ये उस वक्त के म्यूल जो हैं ये ट्रेन थे, तो इनको यूज किया जाता था सारे के सारे। उनकी उन्होंने यादगार बनाई, उनकी बाकायदा उसका शुक्रिया अदा किया हुआ है। ये कह के कि ये जंगों में सिर्फ हमारे फौजी नहीं लड़े थे, ये भी जानवर परिंदे भी लड़े थे, परिंदे यूज होते थे उसके लिए, उस दौर में कम्युनिकेशन के लिए वो भी करते थे। आजकल व्हाट्सएप वाली चीजें आगे दुनिया बदल गई है, उस वक्त ये भी होती थी। और दूसरा बहुत कम पाकिस्तानियों को पता होगा, जब अफगानिस्तान में जंग लड़ी जा रही थी, मैं एक बुक पढ़ रहा था चार्ली विल्सन बार, मेरा ख्याल उसी में जिक्र है कि अगेन उस वक्त वहां से आपको याद हो इसराइल से बाकायदा ट्रेंड शुदा म्यूल्स, इसी तरह के खच्चर कह लें या उनको गधे कह लें, वटेवर जो कह लें, वो भेजे गए थे इसराइल से पाकिस्तान आए थे, पाकिस्तान से अफगानिस्तान भेजे गए थे। और जो उस वक्त के मुजाहिदीन थे उनके हैंड ओवर किए गए थे ताकि पहाड़ों पे वो चढ़ने में, वेपन्स की सप्लाई में ना वो बड़े काम आते थे सारे के सारे। क्योंकि ये बड़ी तेजी से आराम से बगैर गिरे, क्योंकि बैलेंस कायम रख सकता है ये जो है, ये बकरी हो या ये मतलब है गधा हो, तो ये पहाड़ पे चढ़ते हो, दे कैन मेंटेन द बैलेंस। तो सारी ट्रांसपोर्टेशन जो होती थी ये सारी ये इसके जरिए आके होती थी। सो हमने उस वक्त इसराइल से गधे मंगवा के वो अफगानिस्तान की वार में वो भी हमने इस्तेमाल किए हुए। सो दे हैव अ वेरी यूजफुल क्लास ऑफ गधे आज आपसे बहुत खुश होंगे। दे शुड बी। और मैं खुद मैं इनको लाइक करता हूं इन सेंस में, किसान का बच्चों, मुझे पता है कि हमारे खेतों में कितने काम आते हैं ये जो हम बैठ के मजाक उड़ाते हैं, उनका आके उन इंसल्ट करते हैं, मॉकिंग करते हैं, रिडिक्यूल करते हैं। क्लास ऑफ ये डिस्कशन के दिल में कर रहा है, लेकिन अंग्रेजों ने बताया यादगार बनाई मार्बल आर्च के, वहां पे हाइड पार्क के बिल्कुल ये कोने में बनाई हुई है। ऐसे ही है। ओके जी, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।